Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. Today in this video we are going to cover the chapter number 2 of your Hindi book मल्हार for class 7। तो क्लास 7 की जो आपकी बुक है मल्हार, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है 3 बुद्धिमान, आज हम उसके बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सप्लेनेशन पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया है, पार्ट फर्स्ट जो है इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी समझ से, है ना। इसमें जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है और फिर उसका कारण भी बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। तो हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि एक जो फादर थे उन्होंने अपने बच्चों से धन संचय करने के लिए कहा था। तो धन संचय से उनका क्या मतलब था? धन संचय से उनका मतलब था कि अपने ब्रेन का पूरी तरह से विकास करना, किसी भी चीज़ को देखना, समझना, परखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जिस पे रेड डॉट लगाया हुआ है, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। इसका कारण हमने ये आंसर क्यों चुना? तो इसकी वजह यह है कि हमने ये कारण इसलिए चुना क्योंकि पिता की बात का अर्थ पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करने से था, ताकि जीवन में किसी भी स्थिति का सामना किया जा सके। क्योंकि जब हमारे पास इंटेलिजेंस होगी तो हम अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को या फिर कोई भी सिचुएशन हो हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊँट के बारे में कुछ कुछ बता दिया, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके ऊँट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, या समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है, या ऊँट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा क्यों है, हमने ये उत्तर क्यों चुना? क्योंकि तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके बारे में अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके सही सही बता दिया था। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसको ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? वजह क्या थी कि राजा को भी भाइयों पर विश्वास करना पड़ा? चारों ऑप्शन देखते हैं। भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, राजा को ऊँट के स्वामी की बातों पर संदेह था, राजा ने स्वयं ऊँट और पेटी की जांच कर ली थी, या फिर भाइयों ने राजा को अपनी बातों में उलझा लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था। जब हम किसी के सामने अपनी बातों को पूरे लॉजिक के साथ रखते हैं तो हमारी बातों का वेट ज़्यादा हो जाता है ना। ऐसे ही तीनों भाइयों ने राजा के सामने किया था। हमने ये उत्तर क्यों चुना? क्योंकि मेरे अनुसार राजा द्वारा तीनों भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करने का कारण उनके द्वारा अपनी बात को तर्क के साथ समझाया जाना था। तर्क से ही किसी भी बात को प्रमाणित यानी कि प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। यानी कि जो कहानी में राजा ने निर्णय दिया था बाद में तीनों भाइयों को छोड़ देने का, वो क्या वजह थी, तो क्या कौन सा मूल्य छिपे हुए थे राजा के? तो देखते हैं, दोषी को कड़े से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान होता है? बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? सही बात है। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को हमेशा सही मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऊँट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमने ये उत्तर क्यों चुना? क्योंकि हमारे अनुसार राजा के निर्णय के पीछे ये मूल्य छिपा है कि अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जल्दबाजी में बिना जांच के निर्णय लेने से किसी निर्दोष को सजा मिल सकती है, इसलिए उचित जांच पड़ताल के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यही राजा और प्रजा के हित में होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, तो अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो ये जो हमने इधर की तरफ एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये इसी के ही आंसर हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। आपने अपने विचार अपने समूह के साथ साझा कीजिए और लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तेज बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो पिताजी ने ये लाइनें अपने बच्चों से कही थी, तो इनका क्या मीन्स है हमें ये बताना है। तो इनका आंसर होगा, इनका मतलब समझा देना है। तो यहाँ पे है, तुम धन यानी रुपये पैसों पर नहीं बल्कि बुद्धिमानी, समझदारी और सूझबूझ पर ध्यान दो। तुम्हारी दृष्टि
पैसों की जगह उस समझ पर होगी जो किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। फिर इससे बड़ी पूंजी और क्या हो सकती है। मतलब आप लोग धन, सोना, चांदी, पैसे इकट्ठे करने की बजाय अपनी बुद्धि का विकास करो, जिससे जहाँ पे पैसे काम नहीं आएंगे वहाँ पर आपकी बुद्धि आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बचना नहीं चाहिए। इसका क्या मीन्स है। इसका मतलब है कि चाहे कोई वस्तु हो या परिस्थिति, उसे पूरी तरह से जानने, समझने और महसूस करने की कोशिश करो। ऐसा दृष्टिकोण अपनाओ या फिर इस तरह से अपनी नज़र बनाओ कि कोई भी बात हमारी नज़र से छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। ये लाइनें किसने कही थी। भाइयों ने राजा से कही थी। तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हमने अपने परिवेश यानी आसपास के वातावरण और परिस्थितियों को गहराई से समझने की कोशिश की है। हर बात को बुद्धि का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने वाली यह प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली होती है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है मिलकर करें मिलान। यहाँ पर इस लोक कथा में से कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए हुए हैं और कुछ वाक्य स्तंभ 2 में दिए हुए हैं। तो आपको इनके मिलते जुलते वाक्य जो हैं उनको मैच करना है। यहाँ पर मैंने सेम कलर से इनको अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सेम कलर वाला सेम का मैचिंग होगा। जैसे कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, ये पिंक कलर में है तो इसका आंसर होगा पिंक कलर वाली लाइन। थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया, इसका मतलब पिता चल बसे मीन्स पिता का देहांत हो गया। सेकंड है हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर 5। हम चाहे जहाँ भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। नेक्स्ट है बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बचपन से ही हमें ऐसी आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर अपना ध्यान अवश्य देते हैं। और लास्ट है लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, मीन्स लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। अब नेक्स्ट देखते हैं सोच विचार के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है लोक कथा को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा। तीनों भाइयों ने ऊँट के विषय में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करके और विश्लेषण करके बताया था। कौन कौन से पॉइंट्स थे वो। फर्स्ट, धूल पर ऊँट के पैरों के निशान थे, है ना, जो धूल पे ऊँट के पैरों के निशान बने हुए थे। दूसरा, ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता था क्योंकि उसने सड़क की केवल एक तरफ से ही घास खाई थी। और तीसरा, बच्चे और महिला के पैरों के निशान भी थे, तो उसने इस तरह से ऊँट को बिना देखे उसके बारे में बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन है आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है, तार्किक सोच को, अवलोकन को या सत्यवादिता को। लोक कथा के आधार पर बताइए। तो हमारे अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन यानी ध्यान से देखना और तार्किक सोच यानी कि ध्यान से सोचना, लॉजिकल वे में सोचना, जिससे हम सामने वाले को लॉजिक भी दे सके कि हमारे ऐसा सोचने की वजह क्या थी, इस चीज़ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना, राजा की सोच क्यों बदल गई, तो इसका वजह होगी लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच इसलिए बदल गई क्योंकि उन्होंने शांत मन से अपने अवलोकन और तर्कों को बताया। राजा उन भाइयों की बुद्धिमानी, सूझबूझ और निरीक्षण क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आ गया कि ये चोर नहीं है बल्कि गहराई से सोचने वाले, सत्यप्रिय और बुद्धिमान लोग हैं, और इसलिए राजा ने उन्हें छोड़ दिया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह किया, आपके विचार में उसे क्या करना चाहिए जिससे उसे अपना ऊँट मिल जाए। तो ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया था। ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह किया क्योंकि वे तीनों भाई बिना देखे ऊँट के बारे में बहुत सारी सटीक बातें बता रहे थे। जब व्यक्ति अपना कुछ खो देता है तो वह घबराहट में बुरी बात जाने ही जल्दी ही किसी पर भी संदेह कर लेता है, और यही ऊँट के स्वामी ने भी किया। अब आगे था कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए था हमारे विचार में कि उसे अपना ऊँट मिल जाता। तो हमारे विचार में उसे सीधे आरोप लगाने के बजाय शांत होकर भाइयों से पूछताछ करनी चाहिए थी कि तुम ये सब कैसे जानते हो, क्या तुमने ऊँट को देखा है, या फिर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर वह धैर्य और विश्वास के साथ बात करता तो शायद वे भाई उसकी तुरंत मदद करते और उसे उसका ऊँट जल्दी मिल जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है यहाँ पर, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन यानी बुद्धि, समझदारी, पैनी दृष्टि, व्यवहारिक ज्ञान संचित करने की सलाह दी, क्योंकि असली धन बुद्धिमानी है। वहीं दूसरा धन है जिसे संचित करना जरूरी है, ताकि इसके द्वारा जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सके। इससे पिता के बारे में पता चलता है कि वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और जानते थे कि बुद्धि और विवेक ही असली संपत्ति होती है, और उनका उद्देश्य बेटों को सही सोच, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या सुलझाने का तरीका सिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा की व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राजा द्वारा ली गई परीक्षा से उसके व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह न्यायप्रिय, धैर्यवान और विवेकशील राजा था। उसने बिना पूरा सत्य जाने सीधे उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि आरोप सुनने के बाद स्वयं जांच की और परख करने का निर्णय लिया। उसने तीनों भाइयों की बुद्धिमानी, सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए, और ये उसकी व्यवहारिक सोच को दिखाता है। मतलब उसने एकदम से निर्णय नहीं दे दिया कि बस इन्होंने ही ऊँट चुराया क्योंकि सब कुछ सही सही बता रहे हैं। उसने पहले टेस्ट किया कि ये सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, क्या वजह है, किस वजह से ये सब कुछ सही बता पा रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो हम इस लोक कथा के भाइयों की सूक्ष्म अवलोकन यानी हर चीज़ को बारीकी से देखना और तार्किक सोच को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म अवलोकन से हमें यह सिखाता है कि बड़ी बातें अक्सर छोटे छोटे संकेतों में छिपी होती हैं, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और तार्किक सोच हमें भावनाओं में बहने की बजाय सोच समझकर निर्णय लेना सिखाती है, जो किसी भी समस्या स्थिति में बहुत उपयोगी हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक में वो दिया हुआ है, अनुमान और कल्पना से आपने समूह के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। फर्स्ट है, यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे ही दिया हुआ है, अगर राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का परिणाम न्यायहीन और नकारात्मक हो जाता। इससे उन तीनों निर्दोष भाइयों को सजा मिल जाती और यह अन्याय होता। भाइयों की बुद्धिमानी की कदर नहीं होती और उनकी योग्यता दब जाती। राजा की छवि कमजोर हो जाती और उसकी न्यायप्रियता पर सवाल उठते। कहानी की सीख बदल जाती और ये कहानी नहीं सिखा पाती कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई की जीत होती है और सच बोलने वालों को सजा मिलती है, जो कि नकारात्मक संदेश होता। यहाँ पर आप लोग अपनी अनुमान या फिर अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग और दूसरे परिणाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत कैसे होता? अपने विचार बताइए। तो अगर भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया होता तो लोक कथा का अंत शायद ऐसे होता। कैसे? कि भाइयों की बुद्धिमत्ता पर संदेह होता, राजा उन्हें दोषी ठहरा देता और उन्हें कड़ी सजा मिलती। यहाँ पर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने इमेजिनेशंस लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा में अगर तीनों भाई ऊँट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? तो लोक कथा में अगर तीनों भाई ऊँट को खोजने जाते तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, जैसे रास्तों की कठिनाई, क्योंकि ऊँट के चलने के निशान रेत पर जल्दी मिट सकते थे, उन्हें ऊँट के जाने का रास्ता ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। दूसरा, रास्ता भटकने का डर, और तीसरा, ऊँट के पैरों के निशान की पहचान में भ्रम, क्योंकि काफ़ी सारे ऊँट जाते हैं तो फिर उनमें से कौन सा निशान उसी ऊँट का है ये तय करना मुश्किल हो जाता। अगला क्वेश्चन है, अगर राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल करते? तो ये आपको बताना है कि आप किस तरह से उनका टेस्ट लेते। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद से लिखेंगे। अब आगे आपकी बुक में दिया हुआ था शब्द से जुड़े शब्द, मतलब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है बुद्धि, जैसे बुद्धि से रिलेटेड वर्ड क्या है? मस्तिष्क। तो हमें बुद्धि से रिलेटेड वर्ड्स इन फिलअप्स में भरने हैं बॉक्सेस में। तो यहाँ पे मैंने भर के दिखाए हुए हैं, जैसे ज्ञान, समझ, मति, स्मृति, प्रज्ञा, विवेक। ठीक है, मस्तिष्क और बुद्धि तो दिए हुए हैं ही ऑलरेडी, ये सब कुछ हमने बुद्धि से रिलेटेड यहाँ पर फिल कर दिए हैं। आप दूसरे वर्ड्स भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और पता है तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको कारक भरने हैं। ये ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए, की, के, हे, हो, अरे ये सब क्या होते हैं? ये सब कहलाते हैं कारक। तो यहाँ पर आपको कारक फिल करने हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जैसे हम क्या क्या फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, हमने तो तुम्हारे ऊँट डैश
देखा तक नहीं, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, को। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, है ना, यहाँ पे हम को लिख सकते हैं। भाइयों डैश परेशान होते हुए कहा, किसने कहा परेशान होते हुए, भाइयों से, है ना, क्योंकि किसान ने कहा था जो अपने ऊँट को ढूंढ रहा था, तो उसने भाइयों से परेशान होते हुए कहा। मैं अपने रेवड़ों को, वापस से को आ जाएगा, पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट के द्वारा, यहाँ पे के द्वारा आ जाएगा, मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा ने बेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। इस तरह से यहाँ पर आपको ये कनेक्टिंग वर्ब्स कंप्लीट करने हैं। ये यहाँ पे कारक वाली एक्सरसाइज हो गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था सूचना पत्र आपकी बुक में, है ना, तो ये आपको इस तरह से सूचना पत्र बना के दिखाना है। कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के घुड़सवार हैं जिसका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए सूचना कागज़ पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। आपकी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे सूचना पत्र और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सूचना का विषय क्या है, ऊँट खोने के संबंध में। यहाँ पे डेट लिख देंगे जो डेट होगी। फिर उसके बाद लिखेंगे मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा ऊँट रास्ते में कहीं खो गया है। मेरे ऊँट पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी सवार थे, इसलिए मेरे लिए वह बहुत मूल्यवान है। मेरे ऊँट की पहचान कुछ इस प्रकार है, वह एक आँख से अंधा है। ऊँट पर एक महिला और बच्चा सवार हैं। अगर किसी ने इस तरह के ऊँट को देखा है या इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया मुझे तुरंत संपर्क करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। घुड़सवार दरबारी चौक। ठीक है, आजकल फ़ोन नंबर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी लिखे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की पहेली, आपकी बुक में दी हुई हैं। तो यहाँ पे पहली पहेली है, कौन है ये प्राणी, ये बताना है आपको। यहाँ पे थोड़ी सी वो बताई हुई है पहचान। इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ की शाखाओं के चारों ओर लिपटी होती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें ये चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। इसके पास तेज आंखें होती हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती है। तो सबसे जो स्पेशल चीज़ बताई है वो ये है कि ये अपने कलर को बदल सकता है, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम बताया है गिरगिट। ओके, यहाँ पे ये गिरगिट की इमेज बना के दी हुई है, बुक में नहीं दी हुई है, मैंने दी है। नेक्स्ट है, अब ये कौन है ये प्राणी, ये तो हमने बता दिया था कि ये गिरगिट है यहाँ से। अब नेक्स्ट है रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर बराबर रखे हुए हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है। तो देखिए यहाँ पे लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, तो लाल डिब्बा जो है वो नीले डिब्बे के पास है। हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। 4 तरह के हैं ना, लाल, हरा, नीला और पीला। ठीक है, तो हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। तो जो हरा वाला डिब्बा है वो लाल डिब्बे के पास है। अब पीला वाला जो डिब्बा है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो ना ही तो लाल के पास है और ना ही हरे के पास है, तो यानी कि वो यहाँ आ जाएगा। तो अब हमें बताना है कि पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा कलर है। तो पीले के बराबर में यहाँ से कौन सा कलर आया है हमारा, पीले के बराबर में आ गया नीला वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ आपकी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने हमारी पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो और पिछले चैप्टर्स की दूसरी क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और देखिए, और अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।